हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज राहुल ममकई। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन की। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीस की, यूनान की। तो यूनान में फिजिकल एजुकेशन को चार भागों में बांटा गया है: होमरिक पीरियड, स्पार्टन पीरियड, अर्ली एथेनियन पीरियड, लेटर और गोल्डन पीरियड। तो जो होमरिक पीरियड था उसकी हम बात करते हैं सबसे पहले। तो होमर नाम के एक व्यक्ति थे, एक पोइट थे जो कि ब्लाइंड थे। और वो किसके लिए फेमस है? उन्होंने दो एपिक लिखे, महाकाव्य लिखे, इलियाड एंड ओडेसी। तो इलियाड जो था, वो जो महाकाव्य था, वो अखिलीस पर बेस्ड है। और यूनान में अखिलीस को ऐसा योद्धा माना जाता है कि उस जैसा योद्धा इससे पहले और न बाद में कभी पैदा हुआ। अखिलीस उन सभी योद्धाओं में सबसे सुंदर था जिन्होंने ट्रॉय के विरुद्ध, ट्रॉय एक साम्राज्य था, उसके विरुद्ध युद्ध किया था। तो कुछ कहानीकारों का मानना यह है कि अखिलीस जो है वो थेटिस के बेटे थे और उन्होंने अखिलीस को अमर करने के लिए उन्हें स्टिक्स नाम की एक नदी में डुबोया था ताकि वो अमर हो जाएं। लेकिन वो कहा जाता है कि उन्होंने वो एड़ी से पकड़ा हुआ था, अपने बच्चे को, अखिलीस नाम के बच्चा जो था उनका, उसको एड़ी से पकड़ा हुआ था। तो जो एड़ी का भाग रह गया था, जो हील एरिया रह गया था, हील मतलब एड़ी जो रह गई थी, वो अमर होने से रह गई। और लास्ट में जब अखिलीस पर वार किया गया तो उनकी एड़ी पे आकर एक तीर लगा जो कि बिसेला तीर था, और उससे उनकी मृत्यु हो गई। तो ट्रॉय, आपने इसके ऊपर एक मूवी भी देखी होगी, वो आप देख सकते हैं। जो राजकुमार था पेरिस, जो कि ट्रॉय का राजकुमार था, वो हेलेन को अपने साथ भगा कर ले गया था, जो कि यूनान की राजकुमारी थी। और फिर यूनानी सभी राजाओं ने मिलकर ट्रॉय पर आक्रमण किया था। तो पेरिस ने जो है वो धोखे से क्या किया था, एक विसेला तीर मारा था अखिलीस के, और वो उसके एड़ी में जाकर लगा था। और इससे अखिलीस के इस अध्याय का क्या हो गया, अंत हो गया। तो ये लिखी थी होमर ने इलियाड में। और उसी के पश्चात, जैसे कि भारत में जब लंका दहन के बाद सीता माता को वापस लाया गया, उसी पर बेस्ड ओडेसी नाम का जो महाकाव्य था उसी पर बेस्ड है कि जब ट्रॉय का युद्ध समाप्त हो गया उसके बाद जो वहां के कुछ राजा थे वो वापस आ रहे थे ट्रॉय से युद्ध जीतकर। तो उनकी जो नाव होती है वो समुद्री लहरों में इधर उधर हो जाती है और उनको काफी टाइम लग जाता है वापस आने में। तो उसी पर बेस्ड ओडेसी है। अब यहाँ पे माना जाता है कि जो ट्रॉय था, ट्रॉय का जो साम्राज्य था, वो बहुत ही खतरनाक था और वहां की दीवारों को भेदना आसान नहीं था। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि काठ का घोड़ा बनाया, बहुत बड़ा काठ का घोड़ा बनाया, और उसके अंदर बैठ गए, बहुत सारे सिपाही उसके अंदर बैठ गए, और उसको ट्रॉय के गेट के सामने उसे छोड़ दिया और अपने को वापस आ गए अपने जहाज में, जो समुद्री जहाज हुआ करते थे। तो जो ट्रॉय के लोग थे या सैनिक थे, उन्होंने देखा कि वो अपना कोई बहुत विशाल सी कोई मूर्ति जो जिसकी की वो पूजा करते हैं उसको उन्होंने छोड़ दिया है। तो उसको वो अपने गेट के अंदर ले जाने के लिए उन्होंने अपना गेट भी काट दिया और उसको अंदर लेके गए। और वहां बाद में क्या हुआ, उसके अंदर से बहुत सारे सैनिक निकले और उन्होंने वहां के बहुत सारे सैनिकों को मार दिया। इस तरीके से जो यूनानी सेना थी वो ट्रॉय में घुस गई। तो आज भी वो ट्रोजन हॉर्स के नाम से एक वायरस भी है, उसको वहीं से इसका नाम पड़ा था। तो जो होमर थे उन्होंने क्या किया, जो ग्रीशियन थे उनके जो अर्ली लाइफ थी उसको रिकॉर्ड किया, और जो ध्यान दिया गया उस समय मैन ऑफ एक्शन एंड द मैन ऑफ विजडम पे बात की गई होमर के द्वारा। और ये टोटली जो ये पीरियड था ये होमर को डेडिकेट है। और इसमें इलियाड और ओडेसी जो दो एपिक लिखे उन्होंने, ये महत्वपूर्ण है, ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो होमर ने चैरियट रेस, बॉक्सिंग, रेसलिंग, फुट रेस, आर्चरी, इनके बारे में भी बहुत कुछ लिखा है। और यहाँ पे फ्यूनरल गेम्स होते थे जिनको कि यंगस्टर्स जो हैं वो वॉच करते थे बड़े इंटरेस्ट के साथ में और ऑब्जर्व करते थे। इसके बाद में स्पार्टा पीरियड आया, जो कि आपने स्पार्टन भी देखी होगी। तो स्पार्टा एक साम्राज्य था, राज्य था, जो कि यूरेटस रिवर के किनारे पर स्थित था। इसको कि क्लासिकल एज भी कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें देखने के लिए, तो द फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन उसको क्या कहते थे, एगॉग कहते थे, जो फॉर्मल सिस्टम था। और वहां पे एक सुपरवाइज्ड होता था, सुपरवाइजर या सुपरिटेंडेंट कहते हैं उसको, पैडोनोमस के नाम से जाना जाता था। और वो एक मोस्ट आउटस्टैंडिंग सिटीजन होता था स्पार्टा का। जो सिकंदर महान था या सिकंदर था, उसकी सेना में जो लोग होते थे वो जनरली स्पार्टन्स के ही होते थे, स्पार्टन सोल्जर्स ही होते थे। 18 साल की उम्र में
जो भी इंडिविजुअल, जो भी लड़का सीक्रेट कॉर्प्स में भर्ती होता था उसे क्रिप्टिया कहते थे। स्पोर्ट्स ग्राउंड को प्लेटेनिस्टस कहते थे। बेबासिस एक डांस फॉर्म होता था मैन और वुमेन का, जिस जो कि एक जिम्नास्ट टाइप का डांस था। स्पार्टा में एक प्रथा प्रचलित थी कि जो भी वहां पे न्यूबॉर्न बेबी होता था उसको कुछ एल्डर्स के द्वारा, स्पार्टन एल्डर्स के द्वारा एग्जामिन किया जाता था, और यदि यह पाया जाता था कि वह फिट नहीं है या फिजिकली हेल्दी नहीं है तो उसको माउंट टारगेट्स से फेंक दिया जाता था और उसे खत्म कर दिया जाता था, क्योंकि स्पार्टन्स का मानना था कि हमें यहाँ पर सारे लोग फिजिकली स्वस्थ चाहिए, स्ट्रांग चाहिए, और वो सोल्जर्स के रूप में अपने लोगों को देखते थे। तो जो स्पार्टन्स के एल्डर्स थे जो एग्जामिन करते थे उसको, उनको गेरुसिया कहते थे। ब्यूल एक स्पार्टन काउंसिल ऑफ एल्डर्स होती थी, सामंतों की एक सभा होती थी, और उन्हें जेरोनेट्स भी कहा जाता था, जेरोन्स भी कहा जाता था, जिसमें कि 28 मैन होते थे जो कि 60 साल से ऊपर होते थे, और 2 राजा होते थे। अगोरा क्या था? एक मार्केट प्लेस और असेंबली थी जो कि सामान्य लोगों के लिए थी एक तरीके से। आगे बढ़ते हैं इसमें। द अर्ली एथेनियन पीरियड जो था उसमें क्या था? पेलेस्ट्रा और डिडास केलियम इसमें बहुत ज्यादा फेमस हुआ। पेलेस्ट्रा का मतलब था रेसलिंग स्कूल और डिडास्क्लेम का मतलब था म्यूजिक स्कूल। तो ये आपको याद रखना है। जो अर्ली एथेनियन पीरियड था उसमें एस्थेटिक बॉडी, ब्यूटीफुल एथलेटिक्स स्किल एंड प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्टिक्स को, अलर्टनेस ऑफ माइंड को ज्यादा ध्यान में रखा गया। और यहाँ पे पेलेस्ट्रा में एक टीचर हुआ करता था, फिजिकल एजुकेशन टीचर, उसको पैडियो ट्राइब कहते थे, जो कि अपने सर्वाइवल के लिए कुछ फीस चार्ज करता था। पैन क्रिएशन एक गेम हुआ करता था जो कि रेसलिंग और बॉक्सिंग का मिक्स हुआ करता था। पैन क्रिएशन का मतलब है, पैन का मतलब है ऑल, एंड क्रेटोस का मतलब था स्ट्रेंथ और पावर। तो यहाँ पे कुछ चीजें और भी हैं, जैसे कि स्फेरिस्टाइक नाम का एक गेम होता था जिसको कि लोग खेलते थे, और ये जनरली लॉन टेनिस जो होता है आज के टाइम पे, उस तरीके का ये गेम था। अकॉन्टेस्टस कहते थे उस व्यक्ति को जो कि स्पेशलाइज्ड होता था जैवलिन थ्रो में। टॉक्सोटेस कहते थे जो कि आर्चर होता था, जो कि धनुर्धर होता था। होब्लोमाचाई कहते थे जो कि चैरियट रेस में प्रतिभाग करते थे। अब बात करते हैं यहाँ पे जो कि बहुत ही फेमस गेम्स हैं और इनसे काफी क्वेश्चंस बनते हैं। द 4 नेशनल एथलेटिक कॉन्टेस्ट कॉल्ड पैन हेलेनिक गेम्स वर सेलिब्रेटेड इन एंशिएंट ग्रीस एज कल्चरल एक्स्ट्रावेगेंसेस। तो सबसे पहले इसमें 4 गेमों का, 4 खेल होते थे और उनका कॉम्बिनेशन है जिनको कि पैन हेलेनिक गेम्स कहा जाता है। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं जो कि ओलंपिक्स हैं। एंशिएंट ओलंपिक की बात हो रही है ये, और एंशिएंट ओलंपिक कहाँ हुए थे? एलिस के ओलंपिया में 776 ईस्वी पूर्व, जो कि रिकॉर्डेड एक हिस्ट्री है उसके अनुसार ये बताया जाता है। 5 दिन के होते थे, अगस्त महीने में होते थे, और किसको डेडिकेटेड थे? ये गॉड जूस को डेडिकेटेड थे। और रिलीजियस सेरेमनीज होती थी, फेस्टिवल्स होते थे। इसमें विनर्स को क्या दिया जाता था? ओलिव लीव्स की जो, या ओलिव रेप जो होती थी उसका क्राउन बना दिया जाता था, जिसको कि कोटिनोस नाम से जानते थे, और उसको विनर्स को दिया जाता था। इस्तिमियान गेम्स थे। इस्तिमियान गेम्स जो हैं वो इस्तमस ऑफ कॉरिंथ में होते थे, जो कि मेनलैंड है ग्रीस में। तो ये एवरी 2 ईयर्स में होते थे, और ये जो गेम्स हैं वो पोसाइडन द गॉड ऑफ सी, जो चीफ डेटी हैं इनके, उनको ये डेडिकेटेड थे। और इसमें भी पाइन लीव्स का क्या किया जाता था? क्राउन उपहार के रूप में दिया जाता था। पाइथियन गेम्स थे जो कि सेकंड बहुत ज्यादा मान्यता रखने वाले गेम्स थे। पहला ओलंपिक्स है और दूसरा पाइथन गेम्स थे, जो कि गॉड अपोलो, जो कि गॉड ऑफ हीलिंग, म्यूजिक, ट्रुथ एंड सन एंड लाइट, इन सब के गॉड माने जाते हैं अपोलो। और ये जो पाइथन गेम्स थे वो डेल्फी में होते थे और एवरी 4 ईयर्स में होते थे, लाइक ओलंपिक गेम्स, लेकिन ये डेल्फी में होते थे और वो आपके एलिस के ओलंपिया नगरी में होते थे। और इसमें जो है वो लॉरेल लीव्स का जो क्राउन है वो उपहार के रूप में दिया जाता था या विनर्स को दिया जाता था। इसके बाद में बात करते हैं जो 4th वन है नीमीन गेम्स। तो नीमीन गेम्स जो है वो गॉड जूस के ही ऑनर में किए जाते थे, नीमिया में किए जाते थे जो कि अर्गोलिस में है, और एवरी 2 ईयर्स के इंटरवेनिंग अदर फेस्टिवल्स, एवरी 2 ईयर्स में ये किए जाते थे। गॉड जूस को गॉड ऑफ स्काई, थंडर, लॉ, ऑर्डर एंड जस्टिस माना जाता है यूनान में। और इसमें वाइल्ड सेलेरी का जो व्रत होती थी या क्राउन होता था उसको दिया जाता था। The ancient Olympic Games were held every 4 years for over a millennium from 776 BC to 393 AD। इसका मतलब है कि 1000 साल तक चले ये गेम्स जो एंशिएंट ओलंपिक थे, लगभग 1169 ईयर्स तक चले, और उसके बाद 393 आफ्टर डेथ या ईस्वी में आकर ये समाप्त हो गए, क्योंकि इसके पश्चात
ग्रीस पर रोम ने साम्राज्य स्थापित कर लिया था और उसके बाद धीरे धीरे इन खेलों को रोम के राजा थियोडोसियस प्रथम द्वारा इनको बंद कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। जो 4 इयर्स का पीरियड होता है, द 4 ईयर पीरियड बिटवीन ईच सेट ऑफ ओलंपिक गेम्स वाज नोन एज ओलंपियाड। तो जो 4 साल का गैप है एक ओलंपिक के से दूसरे ओलंपिक के बीच में, उसको किस नाम से जानते हैं? ओलंपियाड के नाम से जानते हैं। After the ancient Olympic Games were abolished in 393 AD by Roman Emperor Theodosius I, they remained dormant for centuries. The Olympic Games as an institution were revived in the modern era. इसके बाद में लेटर एथेनियन पीरियड आया, इसको गोल्डन एरा भी कहा जाता है ग्रीक हिस्ट्री में, और इसमें ज्यादातर जो थिंकर्स हैं, जो वैल्यूज, आइडियल्स एंड बिलीफ्स पे बात करते हैं, वो लोग पैदा हुए, और जैसे कि सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये लोग इस समय जन्म लिए, और इन्होंने इसीलिए इसको गोल्डन एरा ऑफ ग्रीक हिस्ट्री भी कहा जाता है। सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, और ऐसे ये चलती गई ये जनरेशंस। और लाइसियम नाम का एक पब्लिक जिम्नेजिया होता था जो कि अरस्तु से इसे संबंधित मानते हैं। एरिस्टोफेंस तथा जेनोफेंस दो विद्वान हुए, इन्हीं के शिष्य थे, और इन्होंने भी इस क्षेत्र में काफी भागीदारी दी अपनी। प्लेटो जो है वो हमेशा अपील करते थे अ बैलेंस बिटवीन इंटेलेक्चुअलिज्म एंड एथलेटिसिज्म, और प्लेटो ने खुद ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया था, रेसलिंग गेम्स में, और इन्होंने ये जीता भी था। इसके बाद हम बात करें हिपोक्रेट्स की, तो इनको द एवर ग्रेट मेडिकल मैन भी कहा जाता है एंशिएंट हिस्ट्री में, और इनको फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन भी कहा जाता है। He considered human body as a microcosmic representation of the universal matter, the macrocosm. तो इन्होंने बात करी हिपोक्रेट्स ने कि जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या है? बहुत सूक्ष्म है। यूनिवर्सल मैटर क्या है? मैक्रोकॉस्म है, बहुत बड़ा है। इन एथेंस द बॉयज वर इन्वॉल्वड इन कैडेट कॉर्प्स कॉल्ड इफे बॉय। तो ये आपको ध्यान रखना है। अरस्तु फर्स्टली क्लासिफाइड डिफरेंट एक्सरसाइजेस। अरस्तु ने सबसे पहले क्या किया? डिफरेंट एक्सरसाइजेस को कैटेगराइज किया। The word athlete comes from the Greek word athlos, which means contest or competition, reflecting the competitive nature of ancient Greek sport. और अब रोमन ने यहाँ पर साम्राज्य स्थापित कर लिया। अब बात करते हैं रोम की। रोम की हिस्ट्री क्या है? यहाँ पे दो भागों में से डिवाइड किया गया है, अर्ली रोम पीरियड और लेटर रोम पीरियड। तो अर्ली रोम पीरियड में जनरली क्या है कि ये ओरेटर्स का पीरियड मानते हैं, वक्ताओं का पीरियड माना जाता था। कैंपस मार्टियस was the place where Roman youth received training in martial art, robust sports, academics and civil duties. जो रोम है यहाँ पे ग्लैडिटोरियल वॉर्स बहुत ज्यादा होती थी, मैन अगेंस्ट मैन, मैन अगेंस्ट बीस्ट, बीस्ट अगेंस्ट बीस्ट। ये हमेशा कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में ज्यादा ध्यान रखते थे रोम वाले, और इनको लड़ना झगड़ना बहुत ज्यादा, लड़ाकू प्रवृत्ति के थे, और इनको ये बहुत ज्यादा पसंद थी सारी चीजें। यहाँ पे एक विद्वान हुए गैलन नाम के, जो कि ग्रीक फिजिशियन, सर्जन एंड फिलोसफर हु लिव्ड ड्यूरिंग द रोमन एम्पायर इन द 2nd century AD। तो इन्होंने मेडिसिन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी के फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। कोलोसियम होता था द मेन साइट फॉर पब्लिक गेम्स। डार्क एजेस आई, रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर, फिजिकली फिट। द मिडिल एज आई, एम्फेसिस ऑन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, फिलॉसफी ऑफ एस्थेटिज्म। स्टार्टिंग में रोम वाले लोग जो थे वो बहुत ज्यादा फॉलो करते थे ग्रीसियंस को, लेकिन धीरे धीरे रोम में क्रिश्चियनिटी फैलती गई, और उसके बाद उन्होंने वहां के सारे रीति रिवाजों को बंद कर दिया, जो कि एक कारण बना एंशिएंट ओलंपिक का बंद होने का, एक मुख्य कारण रहा। अब बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी का भी काफी रिच हिस्ट्री रही है फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में। तो सबसे पहले बात करते हैं जॉन बर्नार्ड बेस्टो की। 1724 से 1790 तक ये रहे। इन्होंने सबसे पहले नेचुरलिस्टिक स्कूल खोला, जिसको कि फिलोथ्रोपिनम नाम दिया गया, जो कि डेशो में 1774 ईस्वी में खोला गया। और ये पहले डेनमार्क में काम करके आ चुके थे, उसके बाद ये जर्मनी आए, और इन्होंने यहाँ पे डेनमार्क से सीखी हुई चीजें इन्होंने जर्मनी में अप्लाई करी। अब फिलोथ्रोपिनम या फिलोथ्रोपिन होता क्या है? ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। फिलोस का मतलब होता है लविंग, और एंथ्रोपोस का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग को एजुकेशन देना और उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट करना, वही फिलोथ्रोपिनम कहलाता है, या फिलैंथ्रोपिक जो फिलोसफी है उस पर ये डेडिकेटेड रहते हैं। तो फादर ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन, ये दोनों उपाधि जॉन बर्नार्ड बेस्टो को दी जाती है। इसके बाद में आए जॉन क्रिस्टोफर फ्रेडरिक गर्ट्समथ। तो गर्ट्समथ को
ग्रैंडफादर ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक कहा जाता है। इन्होंने 2 किताबें लिखी, जिम्नास्टिक फॉर यंग और द गेम्स, जिसमें कि 105 रिक्रेशनल गेम्स थे। इनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न जिम्नास्टिक इन जर्मनी कहा जाता है। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे फाउंडर और फादर दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो इस बात पे आप कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद में बात करें जॉन फ्रेडरिक सीमन की, तो फिलैंथ्रोपिज्म में पहले जो फिजिकल एजुकेशन टीचर थे वो थे सीमन। इन्होंने क्या कहा कि फिजिकल एजुकेशन में एंगेज रहना है फॉर एन आवर इन द मॉर्निंग एंड 2 आवर इन द आफ्टरनून इन अ ग्रेट वैरायटी ऑफ गेम्स, जिम्नास्टिक, स्पोर्ट्स, रिक्रेशन एंड मैनुअल लेबर। इसके बाद आए साल्जमैन। साल्जमैन ने स्नैपफेंथल नाम से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट 1785 में फाउंड किया या इजाद किया या बनाया, इस्टेब्लिश किया। इसके बाद में लुडविग जॉन आए, जिन्होंने कि टर्न वेरियन मूवमेंट, जिसको कि जर्मन जिम्नास्टिक सोसाइटीज इन्होंने इस्टेब्लिश करी, इन्होंने स्टार्ट करी। और यहाँ पे टर्न प्लास, तो टर्न प्लास किसे कहते हैं? A rectangular piece of land for exercise is called turn class, open air gymnasium. Ludwig John introduced patriotic gymnastic in Germany. Patriotic gymnastic का मतलब होता है कि देशभक्ति से संबंधित, ताकि उनकी जो सेना है, जो लोग हैं, वो स्ट्रांग हों, अपने देश के लिए लड़ पाएं अगर कोई कभी सुरक्षा पे बात आती है। तो इस तरीके से फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने कंट्रीब्यूशन दिया, टर्न वेरिएंट मूवमेंट लेके आए, टर्न प्लास लेके आए। जर्मन जिम्नास्टिक बुक रिटन बाय लुडविग जॉन, नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न जिम्नास्टिक्स इन जर्मनी। तो मॉडर्न जिम्नास्टिक इन जर्मनी कौन कहा जाता है? ये कहा जाता है फ्रेडरिक लुडविग जॉन को। कार्ल एंड्रे नाम के जो व्यक्ति थे, इन्होंने भी जो ओपन एयर जिम्नास्टिक था इसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया, ओपन एयर एक्सरसाइजेस को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया और ये एक इसको अलग लेवल पे लेके गए। कार्ल एंड्रे भी एक शिक्षक थे, इन्होंने भी अपनी सेवाएं शिक्षक के रूप में दी हैं। द जर्मन स्पोर्ट्स फेडरेशन फाउंडेड इन 1950, फादर ऑफ प्ले ग्राउंड मूवमेंट इन जर्मनी, वो E.T. गस्टव को दिया जाता है। इसके बाद में हम बात करें एडोल्फ स्पेसिस की। इन्होंने 2 बुक लिखी, सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक्स, मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक फॉर स्कूल। फाउंडर ऑफ जिम्नास्टिक्स इन जर्मनी एडोल्फ स्पेसिस। फाउंडर ऑफ स्कूल ऑफ जिम्नास्टिक इन जर्मनी, इसको भी एडोल्फ स्पेसिस। इन 1847 ह्यूगो रोस्टेन फाउंडेड द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक फॉर द आर्मी एट बर्लिन। E.T. गस्टव emerged as the father of playground movement in Germany. तो जो प्लेग्राउंड मूवमेंट था उसका फादर किसको माना जाता है? E.T. गस्टव को माना जाता है। बात करते हैं डी कार्ल डीम की। तो जो कार्ल डीम थे, इनका कंट्रीब्यूशन जो रहा फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में, वो ये रहा कि इन्होंने जो 1936 का जो ओलंपिक बर्लिन में आयोजित हुआ था उसको बहुत ज्यादा प्रमोशन दिया। उसके बाद में इन्होंने फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में बहुत ज्यादा काम किया और इनको 1936 का जो आयोजन था उसका इनको पूरा पूरा श्रेय दिया जाता था। और कार्ल डीम ने जो टॉर्च रिले होती है, फ्लेम जो रिले होती है, उसको भी स्टार्ट कराया था 1936 से। अब बात करते हैं स्वीडन की। तो स्वीडन में पर हेनरिक लिंग जो थे वो बहुत ज्यादा फेमस हुए। इनको फादर ऑफ स्वीडिश जिम्नास्टिक एंड स्वीडिश मसाज भी कहा जाता है। ये फेंसिंग टीचर थे यूनिवर्सिटी ऑफ लुंड में, जो कि 1804 में यहाँ पे ये फेंसिंग टीचर थे। इंप्रूविंग डिफेक्टिव कैरीज वाज कॉल्ड फॉर्म गिविंग मूवमेंट। इन्होंने करेक्टिव एक्सरसाइजेस पे बात करी, जो कि डिफॉर्मिटी जो हो जाती है बॉडी में उसको करेक्ट करने पे इनका बहुत ध्यान था। और इन्होंने जिम्नास्टिक को 4 भागों में डिवाइड किया। पहला था एजुकेशनल जिम्नास्टिक्स, दूसरा है मिलिट्री जिम्नास्टिक, मेडिकल जिम्नास्टिक और एस्थेटिक जिम्नास्टिक। इनके बाद जब इनकी मृत्यु हो गई तो एक मूवमेंट चलाया गया लिंगयार्ड नाम से, जो कि इनके पुत्र द्वारा चलाया गया, हजमर लिंग के द्वारा। एक्चुअली ये डेथ एनिवर्सरी थी पर हेनरिक लिंग की, जो कि स्टॉकहोम में लिंगयार्ड के नाम से सेलिब्रेट की जाती थी। हजमर लिंग इन्हीं के पुत्र थे और इन्होंने भी काफी कंट्रीब्यूशन दिया। बात करते हैं डेनमार्क की। तो फ्रांस नास्गॉल थे, was a German educator and a gymnastics instructor who made significant contribution to the field of physical education, particularly in Denmark. ये थे तो जर्मनी के, लेकिन इन्होंने डेनमार्क में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। फाउंडर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन इन डेनमार्क, तो वो फ्रेंच नास्गॉल को जाता है इसका क्रेडिट। नास्गॉल प्राइवेटली एस्टैब्लिश्ड एन ओपन जिम इन कोपेनहेगन। कोपेनहेगन में इन्होंने एक जिम स्टार्ट करा अपना। 1814 में Nassgård established the first gymnastic institute in Denmark, known as the Gymnastics Central Institute in Copenhagen. 1828 में Nassgård wrote Manual of Gymnastics and in 1834 he came out with Gymnastics for Secondary School. ये इनकी 2 किताब थी।
इसके बाद यहाँ पे एक राइफल क्लब की स्थापना हुई जिसमें कि कैप्टन पीवी मॉन्स्टर, इनको इसका श्रेय दिया जाता है, इनिशिएटिव लिए थे इन्होंने। इन 1864 डेनमार्क हैड लॉस्ट अ पोर्शन ऑफ इट्स टेरिटरी टू जर्मनी, इट वाज टेकन वेरी सीरियसली। उन्होंने क्या किया कि इसको बहुत सीरियसली लिया और फिर इन्होंने यहाँ पे जो मिलिट्री जिम्नास्टिक था वो भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया। फॉक हाई स्कूल इन्होंने स्टार्ट करा 1864 पर यूनिक डेनिस इंस्टीट्यूट के नाम से। फॉक हाई स्कूल विच बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर आफ्टर 1864 फॉर यूनिक डेनिस इंस्टीट्यूशंस। इसके बाद में नील बक आए, उन्होंने ओलरप जिम्नास्टिक हाई स्कूल डेवलप किया, फाउंड किया, और इनको प्रिमिटिव रिदमिक जिम्नास्टिक का फादर भी कहा जाता है, फाउंडर भी कहा जाता है। बुक टुक ओवर द फोक हाई स्कूल इन ओलरप एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ जिम्नास्टिक्स कॉलेज। तो जो फोक हाई स्कूल था उसी को इन्होंने टुक ओवर किया और उसमें क्या करा, जिम्नास्टिक स्कूल एक कॉलेज खोल दिया। प्लेग्राउंड एसोसिएशन फॉर्म्ड इन 1891, द डेनिस स्पोर्ट्स फेडरेशन फाउंडेड इन 1896, द कोपेनहेगन स्पोर्ट्स पार्क वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1911। इसके बाद चलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने करी थी 1498 में, और उसके बाद इन्होंने जो है बहुत ज्यादा तरक्की की अमेरिकन ने, और जितने भी अभी गेम है लाइक वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ये सभी अमेरिका की देन है। तो यहाँ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जिम्नाजियम 1825 में स्टार्ट हुआ, बॉस्टन पब्लिक जिम्नाजियम 1826 में स्टार्ट हुआ। In 1861, Dr. Leo Lewis established a teacher training institute of physical education at Boston. Boston में इन्होंने स्टार्ट करा। Dr. Dudley Allen Sargent was mainly responsible for introducing education in American colleges. He listed 4 aims of physical education: hygiene, educative, recreative, remedial. Baron Niels Ose ने क्या, he was the first man to bring Swedish pedagogical gymnastics to America. Baseball was founded on English founders by Abner Doubleday at Cooperstown in New York in 1839. Dr. James Naismith at Springfield produced basketball in 1891. 1895 में फिर विलियम जी मॉर्गन वॉलीबॉल को फाउंड करे जिसका नाम मिनोनेटे था। इस तरीके से अमेरिकन ने फिजिकल एजुकेशन फील्ड में काफी कंट्रीब्यूट किया। रशिया की तरफ चले हम तो रशिया में बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता है स्टार्टिंग में। इन रशियन टर्मिनोलॉजी फिजिकल एजुकेशन इज referred to physical culture. In 1926, the slogan "Physical culture 24 hours a day, 8 hours work, 8 hours sleep, and 8 hours recreation" इस थ्योरी पे बेस्ड थे। In 1930, the All Union Council of Physical Culture and Sports was set. Dynamo क्या था, which is open to the general public. Spartak, which is for members of industrial cooperatives. ग्रेट ब्रिटेन की तरफ चलते हैं। आर्कीबार्ड, इन्होंने क्या करा, This man contributed quite a lot to the promotion of physical education in England during 1840 to 1884. His main contribution was promoting fencing and gymnastics. इन्होंने क्या करा, इंग्लैंड में फेंसिंग और जिम्नास्टिक को प्रमोट किया जी। मैडम ओस्टरबर्ग, she will remembered as a pioneer in starting a physical training college for women in 1885. Royal Commission of Physical Training in 1903. Interdepartmental Committee of Physical Deterioration 1904. जापान की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे मैजी पीरियड, टैसी पीरियड और सोवा पीरियड देखने को मिलता है। यहाँ पे बूडो जो कि प्योरली रिलेटेड टू मिलिट्री ट्रेनिंग था, जूडो जिसको कि सेल्फ डिफेंस के नाम से जाना जाता था, जियो जित्सु, द जापानीज लर्नड इट फ्रॉम द चाइनीज बट रिनेम्ड एंड एक्सेप्टेड इट एज जूडो, और जो इन्वेंट किया था जिगेरो कैनो ने किया था। और फर्स्ट स्कूल इन 1880, कैनो रिफाइंड इट ऑफ द ब्रूटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जियो जित्सु। तो इन्होंने क्या किया, जियो जित्सु जो ब्रूटल था उसको इन्होंने रिफाइन कर दिया। इसके बाद हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया की। तो जो इंडिया की हिस्ट्री रही है वो भी काफी रिच रही है, लेकिन मेनली यहाँ पर इसको इतना बढ़ावा नहीं मिल पाया। जैसे कि हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन थी जो कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, या फिर मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यताएं थी, वहां पे भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। वहां पे पूरी कॉलोनीज मिलती हैं, स्नानागार मिलते हैं, पूरी जो कैनाल हुआ करती थी वो मिली हैं, और उस समय भी लोग बहुत अच्छे तरीके से रहते थे, कॉलोनीज में रहते थे। तो यहाँ पे भी काफी रिच कल्चर था, लेकिन उस तरीके से यहाँ पर इस कल्चर को बढ़ावा नहीं मिला। वैदिक पीरियड की हम बात करें तो वैदिक पीरियड में जो देवताओं का काल है वो माना जाता है, जैसे कि रामायण, महाभारत,
और उसके बाद अर्ली हिंदू पीरियड आए, लेटर हिंदू पीरियड आया, मेडिवल पीरियड आया। तो यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन का, जैसे कि महाभारत में आप देखते हैं कि अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा गया, या फिर आप रामायण में देख लीजिए। तो इस तरीके से वहां पे भी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वहां पर भी लोग शिकार करते थे, रहन सहन की व्यवस्थाएं थी, तो तीरंदाजी करते थे, भाला चलाते थे, दौड़ते थे, रनिंग करते थे, जंपिंग करते थे, हंटिंग करते थे, रिक्रिएशन करते थे। इस तरीके का काफी रिच कल्चर रहा है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो प्री इंडिपेंडेंस जो भी डेवलपमेंट हुई है इंडिया में फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में, उस पर बात करेंगे, और पोस्ट इंडिपेंडेंस जो भी यहाँ पे संस्थाएं बनी, इंस्टीट्यूशंस बने, उस पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।